Hello, students of ninth class. So, we are here again to continue the chapter 1, that is rational and irrational numbers. तो आज हम लोग irrational numbers के बारे में बात करेंगे और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे और हम ये सीखेंगे कि irrational numbers के अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिससे कि वो rational numbers की कैटेगरी में नहीं आते हैं, और हम ये सीखेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की। तो आई होप ये सबको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम जो अपनी हेडिंग देख रहे हैं दैट इज इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं क्यू के ऊपर एक बार लगा देते हैं, जिसको कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि जो इरैशनल नंबर्स हैं उनको डिनोट करने के लिए हम एक सिंबल है टी, कैपिटल टी, इसको भी यूज करते हैं। ठीक है, आने वाली बड़ी क्लासेस के अंदर हम कैपिटल टी सिंबल को भी यूज करेंगे इरैशनल नंबर्स के लिए। तो अब आती बात कि इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ पर हम नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में डील कर रहे थे। तो जो हमारा पहला पॉइंट है आज का वो ये है, द स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स एक्सेट्रा ऑफ नेचुरल नंबर्स आर इरैशनल नंबर्स। मतलब अगर हम क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालते हैं नेचुरल नंबर का तो वो इरैशनल नंबर बनते हैं। कब? इफ देयर एग्जैक्ट वैल्यूज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। तो ये जो पॉइंट बोला है इन्होंने, इस बात को समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास m एक नेचुरल नंबर है और हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, उसका रूट m निकालते हैं, तो रूट m इरैशनल होगा अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी। ठीक है ना। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम m का क्यूब रूट निकालते हैं, तो m का क्यूब रूट निकाल रहे हैं और m यहाँ पे नेचुरल नंबर है और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अगर नहीं निकल पाती है तो इसको हम बोलेंगे इरैशनल नंबर। इस बात को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, यहाँ पे समझना सारे बच्चे ध्यान से। ठीक है, देखो, अगर हमारे पास, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नेचुरल नंबर्स की, तो हमारे पास नेचुरल नंबर जो हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। पहले मैं बात करूंगा स्क्वायर रूट की, फिर मैं बात करूंगा आपसे क्यूब रूट की। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे नंबर्स हैं 1, 4, 9, जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। यहाँ पर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, और यहाँ पर हमारे पास अदर देन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है एंड सो ऑन। तो हमने नेचुरल नंबर्स को दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। आप लोग सारे बच्चे जानते हो इसलिए मैं बोलूंगा हमने अलग अलग सेट्स में डिवाइड कर लिया। तो नेचुरल नंबर के दो हमने डिसजॉइंट सेट्स बना लिए। ठीक है, अब अगर ये जो नंबर है हमारे, इन नंबर्स का हम स्क्वायर रूट लेना स्टार्ट करें, जैसे हमने स्क्वायर रूट ऑफ 1 निकाला, स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकाला, स्क्वायर रूट ऑफ 9 निकाला, ऐसे निकालते चले गए, तो आप जानते हो क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इनके स्क्वायर रूट जो होंगे वो एग्जैक्ट निकल आएंगे। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि इसका आंसर हमारा +-1 आ रहा है। अगर हम नेचुरल नंबर्स के अंदर ही बात करेंगे तो +1 बोलेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमारा +-2 निकल के आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 +-3 आ रहा है। अगर हम सिर्फ नेचुरल नंबर के अंदर रिजल्ट को देख रहे होंगे तो पॉजिटिव आंसर लेंगे। लेकिन इसके अपोजिट जो दूसरा सेट है हमारे पास, उसके अंदर अगर हम इन नंबर्स का स्क्वायर रूट लें तो ये जो स्क्वायर रूट है ये हमारे पास एग्जैक्ट निकल के नहीं आता है। ये जो नंबर्स हैं जो कि हम यहां पे देख रहे हैं, इन नंबर्स का स्क्वायर रूट एग्जैक्ट नहीं आता है, और इन नंबर्स को फिर हम फर्दर लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं, जिसको कि आप लोग छोटी क्लास में 8th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं। तो यहां पर ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को बोला जाता है इरैशनल नंबर्स। ठीक है ना। ये डेफिनेशन जो हमने पहला पॉइंट समझा उसका मतलब ये था। अब अगर यहीं पर ही हम क्यूब रूट की बात करें, नेचुरल नंबर का केस है, अब हम यहां पे क्यूब रूट की बात करें, तो यहां पर हम जो नंबर लेंगे वो हम यहां पर ले लेते हैं जो कि परफेक्ट क्यूब्स हैं, जैसे कि 1 है, ठीक है, 8 है, 27 है एंड सो ऑन, क्योंकि हम नेचुरल नंबर्स में डील कर रहे हैं। और इनके अलावा जो नंबर बच गए, जैसे कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन, तो यहां पर अगर हम क्यूब रूट लें, अगर हम 1 का क्यूब रूट निकालें इस पर्टिकुलर जो सेट है उसके लिए, और हम यहां पर 8 का क्यूब रूट निकालें, और हम यहाँ पे 27 का क्यूब रूट निकालें, तो ये जो क्यूब रूट्स हैं ये परफेक्ट क्यूब हैं, इस कारण से एग्जैक्ट निकल आएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये आंसर एग्जैक्ट निकल के आ रहे हैं। तो ये जो 1, 2, 3 हमारे एग्जैक्ट सॉल्व होके आ गए, इनको हम यहाँ पर बोलेंगे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, ये हमारे रैशनल नंबर्स हैं। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में अगर हम दूसरे जो नंबर देख रहे हैं यहाँ पे, अगर इनका क्यूब रूट निकालें, जैसे हम 2 का क्यूब रूट निकालें तो ये एग्जैक्ट नहीं आएगा, 3 का क्यूब रूट निकालेंगे तो ये भी एग्जैक्ट नहीं आएगा, 4th का क्यूब रूट निकालें तो ये भी एग्जैक्ट नहीं निकलेगा। तो ये जो नंबर्स हमें नजर आ रहे हैं, इन नंबर्स को हम बोलेंगे यहाँ पे इरैशनल नंबर्स। ये वाले सारे नंबर्स कैसे थे? पहले वाले रैशनल थे, और ये वाले जो जिनका कि एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है, इनको बोला जाएगा इरैशनल नंबर्स।
तो यहाँ पर हमने जो ये डेफिनेशन जो देखी, उस डेफिनेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है उससे हमें क्या समझ में आया कि जो रैशनल नंबर्स हैं और जो इरैशनल नंबर है उनमें पहला बेसिक डिफरेंस क्या है। चलिए अब हम अपना सेकंड पॉइंट समझते हैं। यहाँ पे बी पॉइंट में लिखा हुआ है अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल इज एन इरैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जो कि डिवीजन खत्म ही नहीं हो पा रहा है, नॉन रेकरिंग का मतलब है जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन को हम इरैशनल नंबर्स की कैटेगरी में लिखते हैं। जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल देख रहे हैं कि 0.42434445, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, डिवीजन आगे चलता जा रहा है, डैश डैश लगा हुआ है और कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। इसका एक और एग्जांपल देखिए, आप यहाँ पे लिखा है 3.862045 एंड सो ऑन। तो ये नंबर्स जो हैं उनके अंदर ये कैटेगरी नजर आ रही है कि यहाँ पे नंबर हमारे नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, और इनके अंदर जो डिजिट्स हैं वो हमारे रिपीट नहीं हो रहे हैं। क्योंकि इससे पहले वाले जो टॉपिक था, पहला लेक्चर था, उसमें हमने सीखा था कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो या तो टर्मिनेटिंग होते हैं, और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीट करेंगे। लेकिन इरैशनल नंबर जस्ट अपोजिट है। पहली बात, वो टर्मिनेट नहीं होंगे, वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, और वो डिजिट्स रिपीट नहीं करेंगे, जस्ट अपोजिट ऑफ रैशनल नंबर्स। इसीलिए दोनों जो रैशनल और इरैशनल नंबर्स के सेट होते हैं ये डिसजॉइंट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई भी कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि सी पॉइंट उन्होंने एग्जांपल दिया है, पाई के बारे में बात किया। आप लोग सारे जानते हो पाई यूज किया है सबने। जो पाई है एक्चुअली उसको जब हमने डिराइव किया उसकी वैल्यू को, तो उसका तरीका क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ एनी सर्कल डिवाइडेड बाय द डायमीटर ऑफ दैट सर्कल। अगर हमें पाई की वैल्यू निकालनी है तो हम किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस की वैल्यू को अगर उसी सर्कल के डायमीटर से डिवाइड कर देंगे तो हमें पाई की वैल्यू मिल जाती है। आप लोग सब जानते भी हो, अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो ये पाई आप लोग इजीली देख सकते हो। देखो, जैसे अगर हम किसी सर्कल का सरकमफ्रेंस, आप सबको मालूम है 2πr होता है फॉर्मूला, और इसको डिवाइड कर दें डायमीटर से 2r से, तो आपको इसका रिजल्ट पाई ही मिलेगा। अब क्योंकि हम सर्कल के सरकमफ्रेंस को जब हमने डिराइव किया है फॉर्मूला, उस समय फॉर्मूले के डेरिवेशन के टाइम पर हमारे पास 2πr पाई नहीं था, तो उस समय हमारे पास सिर्फ लेंथ थी। हमने एक धागे से सर्कल को बनाया था और उस सर्कल की जो लेंथ निकल के आई, जो हमारा सरकमफ्रेंस आया, और उसको हमने डायमीटर से डिवाइड किया, तब हमें पाई मिला। दैट इज अ कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें तो आप देख पा रहे होंगे कि ये वैल्यू जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, नॉन रैकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रैकरिंग है, इसीलिए पाई जो है वो एक इरैशनल नंबर होता है। आपको सबको पता होना चाहिए कि पाई इरैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि उसके अंदर इस इरैशनल नंबर की प्रॉपर्टी आ रही है, और ये जो वैल्यू है ये काफी आगे तक चलती चली जाती है, और आज तक इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को अभी तक कोई भी नहीं निकाल पाया है। ठीक है ना। अब हम यहाँ एक और चीज पढ़ते हैं कि आप बोलेंगे सर पाई की वैल्यू को तो हम 22/7 भी लेते हैं। पाई जो लेते हैं हम 22/7, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। 22/7 जो है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। 22/7 क्यों लिया जाता है, ताकि हमारी कैलकुलेशंस जो हैं वो हमारी आसान हो जाएं, ईजी हो जाएं सॉल्व करना। तो इसका मतलब जहां पर भी पाई की वैल्यू 22/7 हम यूज कर रहे हैं, वो जो आंसर है वो हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर ही आएगा। चलिए अब हम अपने इरैशनल नंबर्स में आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर ऑपरेशंस को देखते हैं कि किस तरीके से ऑपरेशंस लगेंगे। जैसे कि रैशनल नंबर्स में आपने देखा कि दो रैशनल नंबर का हम सम कर सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, और वो सारे आंसर हमारे रैशनल नंबर ही आते हैं। लेकिन इरैशनल नंबर के अंदर कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं, उनको हमें समझना जरूरी है। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख रहे हो कि √3 + √5 अगर हमें सॉल्व करना है तो वो √8 के बराबर नहीं हो सकता। जो नॉर्मली हमारे कंसेप्ट दिमाग में रहता है वो चीज फॉलो अप नहीं होती है। एडिशन जो हो रहा है रैशनल नंबर्स का वो डायरेक्ट नहीं हो सकता, उसकी वैल्यूज को निकाल के ऐड करना होता है। जैसे √7 - √5 जो है, इसको हम √2 नहीं लिख सकते हैं। √7 - √5 को अगर निकालना है आपको, तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो भी वैल्यू आएगी सॉल्व होकर, उनको वैल्यू को निकाला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग वाली वैल्यूज को, और फिर हम सॉल्व करके दिखा सकते हैं। अदरवाइज ये नंबर ऐसे ही लिखे जाते हैं एज इट इज। ठीक है ना। लेकिन अगर हम सेकंड पॉइंट में देखें तो √5 + √5, अब √5 + √5 √10 नहीं हो सकता है कभी भी। ठीक है, √5 और √5 की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि √5 सेम है तो √5 + √5 को हम 2√5 लिख सकते हैं, डबल कर सकते हैं, ट्वाइस कर सकते हैं। सेम रैशनल नंबर को जितनी बार भी ऐड करेंगे तो वो उतने टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट करते हैं, √5 और √5 का प्रोडक्ट करेंगे तो आप जानते हैं √25 बन जाएगा, जो कि एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा, और जिसका कि आंसर क्या होगा, 5 होगा। तो दो रूट के अंदर जो कि एग्जैक्ट रूट नहीं निकल पा रहे हैं, इररैशनल नंबर्स हैं, तो उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
मतलब मल्टीप्लाई हो सकते हैं वो दोनों नंबर आपस में, ऐड होंगे जब जब वो दोनों सेम होंगे। अगर दोनों डिफरेंट इररेशनल नंबर है तो वो ऐड नहीं होंगे, वो एज इट इज लिखे जाएंगे और उनका डिफरेंस भी एज इट इज लिखा जाएगा। अगर वो दोनों सेम है, दोनों रैशनल नंबर, तो वो ऐड हो सकते हैं, सेम कैटेगरी में है या फिर इररेशनलिटी उसके अंदर सेम है। इस बात को मैं आपको लिख के बताता हूं कि यहां पर हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, सारे बच्चे समझना। देखो यहां पर हम ये समझा रहे हैं कि अगर हम √3 में √5 को ऐड करते हैं तो ये वैल्यू हमारी नहीं निकलेगी, इसको एज इट इज ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर √3 में हम 2√3 ऐड करना चाहें तो आप यहां पे समझ पा रहे हैं कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों में से √3 कॉमन आ सकता है, तो अंदर क्या बचेगा 1 + 2, जिसको कि फर्दर सॉल्व करके 3√3 लिखा जा सकता है। तो √3 + 2√3 को हम 3√3 लिख सकते हैं, लेकिन √3 + √5 ऐड नहीं होगा। मतलब जो हमारे इररेशनल नंबर्स हैं वो अगर सेम है तो उनको कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो जैसे हमने यहाँ पे √3 और √5 को मल्टीप्लाई करना है तो ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। रूट के अंदर ये हो जाएगा 3 × 5 एंड दैट इज कम्स आउट टू बी √15, दैट इज अगेन एन इररेशनल नंबर। तो अभी प्रॉपर्टीज भी आएंगी, तब हम उन प्रॉपर्टीज के अंदर आगे चल के देखेंगे कि किस तरीके से हम दो नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं इररेशनल नंबर को तो वो उनका रिजल्ट किस तरीके से आता है और वो कैसा होगा। ठीक है, अब इसमें आती है बात कि अगर हम यहाँ पर डिवीजन करते हैं, जैसे हमने 5 को डिवाइड कर दिया √5 से, तो हम जो √5 है आप जानते हो इसको लिख सकते हैं, 5 को सॉरी जो न्यूमरेटर में 5 है इसको लिख सकते हैं √5 × √5, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं √5 से, तो आप समझ सकते हो कि इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, √5 आएगा। ठीक है, और यहां पर अगर हम सेम नंबर्स को सॉल्व कर रहे हैं, सेम नंबर्स को अगर हम इररेशनल नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो ये सॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे √3 को √5 से डिवाइड करना है तो अभी आप लोग इसको अभी नहीं सीखेंगे, आगे चलकर आप इसको सीख जाएंगे इसी चैप्टर में। तो यहां पर हमारा रिजल्ट जो है वो हमारे आगे आने वाले टॉपिक पे बेस्ड होगा। अब आती बात कि अगर कोई ऐसा नंबर है जिसके की फैक्टर बन सकते हैं, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं √48 लिखा हुआ है, तो इसको फैक्टराइज करेंगे। हमें पता लगाना है कि √48 कैसा नंबर है, रैशनल है कि इररेशनल है। तो हमने इसके फैक्टर बनाए 2 × 2 × 2 × 2 × 3। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्क्वायर रूट निकल रहा है तो दो दो के पेयर बनाते हैं, तो यहाँ से 2 × 2 बाहर आ जाएगा और √3 अंदर बचेगा और फाइनल आंसर 4√3 हो जाएगा। और यहाँ पे हमें साफ नजर आ रहा है कि जो √3 है वो इररेशनल नंबर है, इस कारण से 4√3 भी इररेशनल होगा। चलिए अब हम यहाँ पर प्रूव करने जा रहे हैं, शो करना है हमें कि जो √2 है वो एक इररेशनल नंबर है। तो पहले हम इसको एक कन्वेंशनल मेथड से शो करते हैं। शो करना है कि √2 एक इररेशनल नंबर है। तो कन्वेंशनल मेथड का मतलब क्या है कि जो चीज़ हम 8th में सीख के आ रहे हैं, और इसको हम बोलते हैं डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड है ये। तो आप सबको याद होगा कि हम 2 का स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन में। तो 2 जो है इसके बाद हम, क्योंकि कुछ वैल्यूज को हम चेक करेंगे ताकि वो पता लग जाए कि वो जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, या फिर वो रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सारी बातें चेक करनी पड़ेंगी हमें। तो हमने क्या किया, 0 0 के यहाँ पे कुछ पेयर्स बना लिए, जो कि आपको यहाँ पर मैं येलो कलर से हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आप सबको पता है कि स्क्वायर देखते हैं तो हमारे पास 1 × 1 1 आ जाता है, और इसको सॉल्व करके यहाँ पे 1 बचेगा। फिर हमने 2 0 नीचे कैरी कर लेने हैं, जो अगला पेयर है। ठीक है, पॉइंट एज इट इज कैरी हो जाता है ऊपर। फिर हम देखेंगे कि जो 1 है उसको हम डबल करते हैं, तो 1 का डबल 2 हो गया। सारे बच्चे देख पा रहे होंगे 1 का डबल 2 हो गया। उसके आगे हम नंबर लेते हैं जो उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने यहाँ पे 4 लिया और 4 से ही मल्टीप्लाई किया, तो ये 96 हो गया, तो इसका डिफरेंस 4 बच गया। फिर 1.4 का डबल कर दिया 28, और यहाँ से अगला पेयर जो है 0 0 वाला, ये हमने यहाँ पे देखो कॉपी कर लिया, 0 0 वाला कॉपी कर लिया, तो 400 हो गया ये। अब हम 28 के आगे नंबर लेंगे, जैसे मैंने 28 के आगे 2 लिया तो वो 400 से बड़ा हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। कहने का मतलब है सबको याद होना चाहिए, ये एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। तो 28 के आगे हमने 1 लिया तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये 281 ही आएगा, और सो ऑन इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। अगर आप लोगों को ये लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, तो मैं इसको अलग से आपको समझा दूंगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं, अलग से एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, अदरवाइज आप लोगों को ये आता होगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा रिजल्ट है √2 की जो वैल्यू है सॉल्व करके वो आ रही है 1.4142135, और इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते थे। तो हमें क्लियर नजर आ रहा है कि ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, खत्म नहीं हो रहा है डिवीजन, और रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो क्या बोलेंगे इसको, बताओ जल्दी से बच्चों, क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। क्या है ये? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग रिप्रेजेंटेशन है, इसीलिए √2 कैसा नंबर हो गया? इररेशनल नंबर
प्रूव हो जाता है। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। इसके बाद हम दूसरा मेथड सीखते हैं जिसके अंदर कि हम एक्चुअली किस तरीके से हम प्रूव करते हैं एल्जेब्रिकली, वो सीखेंगे और काफी इंपॉर्टेंट मेथड है और उसको आप लोग अपनी क्लास के अंदर यूज करेंगे आगे। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस मेथड को प्रूव करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को अच्छी तरह से समझने चाहिए। देखो क्या है वो। एज पर द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, जो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन है वो क्या है कि एक नंबर रैशनल कब होगा, जब उसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर कि p और q दोनों इंटीजर्स होंगे और q जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये तो आप सबको क्लियर होगी वाली बात। तो हम इसको रैशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन ऐसे केसेस जिसमें कि √2 √3 ऐसे नंबर आते हैं, उन रिप्रेजेंटेशन को हम पॉसिबल नहीं, वो p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, इसीलिए उन नंबर्स को हम इररैशनल नंबर बोलते हैं। मतलब रैशनल नंबर की कॉन्ट्रेरी डेफिनेशन जो है उससे इररैशनैलिटी को बताया जा रहा है। इस बात को समझो, यहां पर क्या लिखा है सारे बच्चे समझिए। देखो यहां ये बोल रहे हैं कि जो रैशनल नंबर होता है, जो रैशनल नंबर है उसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर कि p और q दोनों इंटीजर्स हैं और q की वैल्यू जीरो नहीं होती है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द अदर साइड, irrational numbers cannot be written in the form p upon q। इररैशनल नंबर्स को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, इस कारण से वो हमारे अलग एक कैटेगरी के अंदर काउंट होते हैं वो नंबर्स। तो यहां पर ये पॉइंट हमें समझाया है। अब कुछ याद रखने वाली बातें हैं जो कि हमें हेल्प करेंगी इररैशनैलिटी को प्रूव करने में। सारे बच्चे ध्यान से समझना है इस बात को, ठीक है, इस पर पूरा फोकस करिए। अगर p एक नंबर है जिसको कि हमने स्क्वायर किया, p स्क्वायर किया और वो 2 से डिवाइड होता है, अगर p एक नंबर है जिसका कि हम स्क्वायर कर सकते हैं, नेचुरल सी बात है, और वो 2 से डिवाइड होता है, देन नेसेसरी p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। क्या कहने का मतलब है, इस बात को समझो सारे बच्चे। अगर p स्क्वायर 3 से डिवाइड होता है तो p की वैल्यू भी 3 से डिवाइड होगी। अगर p स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है तो p की वैल्यू भी 5 से डिवाइड होगी, एंड सो ऑन। इस पॉइंट को हम अलग से लिख के समझ लेते हैं। सारे बच्चे समझो, ये जो पॉइंट है इसको हम अलग से लिख के समझ लेते हैं। देखो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। इस जगह पे बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास एक नंबर है, इसको मैं यहां पे समझा देता हूं नीचे। अगर एक नंबर है हमारे पास जैसे 2 और हमने 2 का स्क्वायर कर लिया तो ये हो गया 4, और हम बोलते हैं कि 4 इज डिविजिबल बाई 2। अगर 4 2 से डिविजिबल है तो किस नंबर का स्क्वायर किया था हमने, 2 का, तो 2 भी 2 से डिविजिबल होगा, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो ये बात तो हमें क्लियर है बिल्कुल। यही चीज यहां पर इन्होंने एक एग्जांपल से समझा दी कि अगर p स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 9 का स्क्वायर किया तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81। अब ये 3 से डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाई 3। तो यहां से क्या पता लग रहा है, दिस इंप्लाइज दैट जिस नंबर का स्क्वायर किया हमने 9 भी डिविजिबल होगा बाई 3, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, आप सारे बच्चे ध्यान रखना है इसको, कि अगर कोई नंबर हमारा p स्क्वायर है, मतलब वो पहले से ही पर स्क्वायर है, अगर वो किसी नंबर से डिवाइड होता है तो वो जिसका नंबर का स्क्वायर किया वो भी उस नंबर से डिवाइड होगा, जो कि हमने यहां पर देख लिया कि p स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड होता है तो p भी 3 से डिवाइड होगा। इस बात को ध्यान रखना। अब आता है इसका सेकंड पॉइंट, अ नंबर इज रैशनल। एक नंबर रैशनल कब होता है, ये हमने देख लिया कि जिसको कि हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और p और q इंटीजर होंगे और q जीरो नहीं होगा। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, p और q डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन यूनिटी। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि रैशनल नंबर्स के अंदर p अपॉन q की फॉर्म तो लिख रहे हैं, लेकिन यहां पर जो p अपॉन q की फॉर्म है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं लिख के बता देता हूं आप लोगों को। यहां पे ले लेते हैं रैशनल नंबर की बात जो कर रहे थे हम, कि अगर एक नंबर रैशनल है और मैंने उसको लिख दिया 2/4, तो 2 और 4 में 2 कॉमन फैक्टर है, तो इसको हम रैशनल नहीं बोलेंगे, इसको हम सॉल्व करके जो आंसर आएगा 1/2 इसको रैशनल बोलेंगे। ये कहना चाह रहे हैं कि जो 1 और 2 हैं ये को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अगर एक रैशनल नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा रहा है, सारे बच्चे ध्यान से समझो, ये मैं एक बॉक्स के अंदर समझा रहा हूं इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती मत करना कभी भी, कि रैशनल नंबर्स को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं वेयर, कंडीशन देखो, p और q, p एंड q मस्ट बी को प्राइम, मस्ट बी
को प्राइम होने चाहिए, उनके अंदर जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए हमेशा। इस बात को सारे बच्चे ध्यान रखना। देखो अगर रैशनल नंबर की बात चल रही है तो रैशनल नंबर के अंदर क्या हो रहा है, p अपन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p और q दोनों इंटीजर होंगे, q नॉन जीरो होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, p और q दोनों को प्राइम होंगे, उनके कॉमन फैक्टर जो होगा वो सिर्फ 1 होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, इसको आप भूलेंगे नहीं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आता है लास्ट पॉइंट कि सपोज p और q दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है, देन p अपॉन q इज नॉट रैशनल। वो मैंने आपको बात समझाई। सिमिलरली इफ p एंड q हैव बोथ 3 एज कॉमन फैक्टर, तब p अपॉन q रैशनल नहीं माना जाएगा, एंड सो ऑन। मतलब कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए हमेशा, कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होना चाहिए। चलो बच्चों, अब हमने जो ये पॉइंट सीखा इसको अप्लाई करते हैं √2 की इरैशनैलिटी प्रूव करने के लिए, जो कि ऑल्टरनेटिव मेथड है। काफी इंपॉर्टेंट मेथड है कि √2 को हमें इरैशनल प्रूव करना है, जो हमें तरीका एल्जेब्रिकली सीखना था उसके लिए। तो यहां पर हम जो मेथड अप्लाई करते हैं सॉल्व करने के लिए, उसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से हम प्रूव करते हैं किसी क्वेश्चन को, अगर उसके अंदर हमारे पास डायरेक्ट मेथड नहीं है तो। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का मतलब क्या होता है बता देता हूं मैं आपको, कि जो भी चीज हमें प्रूव करनी है उसको हम डिनाई करते हैं, मतलब हम उसका उल्टा लेके चलते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ये होता है कि उसका रिवर्स लेके चलते हैं और उस क्वेश्चन को रिवर्स तरीके से सॉल्व, मतलब हम ये मान के चलेंगे कि √2 अगर इरैशनल नंबर प्रूव करना है तो उसको रैशनल मान के चलेंगे और उसको सॉल्व करके लेके आएंगे, और जैसे सॉल्व करके लेके आएंगे तो लास्ट में जाके ये पता लगेगा कि हमने जो एजम्पशन किया था वो गलत था, तो इसका मतलब जो सही बात है वो निकल के आ जाएगी। तो इसका एक तरीका होता है, प्रॉपर मेथड होता है। अगर आप √2 की इरैशनैलिटी को सीख लेंगे, यहां पर आप जो देख रहे हैं कि √2 की इरैशनैलिटी को अगर हम सीख लेंगे तो √3, √5, √7 जितने भी इरैशनल नंबर्स हैं उनको हम सिमिलर तरीके से प्रूव करते हैं। तो एक तरीका सीख लो सारे बच्चे और घर में उसकी फिर एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे एक दूसरा इरैशनल नंबर लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहली लाइन क्या होती है, इसमें लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे स्टेप्स बिल्कुल प्रॉपर लिखने हैं और कोई स्टेप को इग्नोर नहीं करना है। तो सबसे पहले आप देखो पहला स्टेप क्या है, लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहले हमने √2 को रैशनल नंबर मान लिया है, ठीक है। सारे बच्चे बुक ओपन कर लो, अपनी बुक साथ में रखो, उसमें देखते रहो, मैं समझा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही हम √2 को रैशनल नंबर मानेंगे तो आप बोलेंगे कि रैशनल नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे देयरफॉर √2 कैन बी रिटन एज a/b। तो √2 को हम a/b की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस बात को सारे बच्चे समझ रहे हैं ना, कि हम ये अभी सीख के आ रहे हैं कि जो रैशनल नंबर, जैसे हम √2 को रैशनल नंबर मानेंगे तो √2 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर यहां पे लिखना चाहिए, वेयर यहाँ पे आपको मेंशन भी हो रहा है, देखो मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं रेड कलर से, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। एक चीज और ऐड करनी, वो मैं ऐड कर देता हूं, हेयर a एंड b, बोलो जल्दी से क्या लिखूंगा, A एंड B आर को प्राइम्स। यस, को प्राइम नंबर होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है A और B के बीच में वो 1 होगा, क्योंकि जिस कंडीशन को हम लेके चल रहे हैं कि ये रैशनल नंबर है तो a/b की फॉर्म में लिखा जाएगा, और जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो अगर a/b की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है तो उनके जो A और B हैं उनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 होगा, क्योंकि वो को प्राइम नंबर होते हैं। तो ये पहला स्टेप सबको समझ में आ गया, फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर हो जाता है। पहला स्टेप क्या है कि √2 को रैशनल नंबर मानना है और फिर √2 को a/b की फॉर्म में लिखना है, और उसके साथ में a और b के बारे में तीनों चीजें लिख देनी है। तीन चीजें क्या है, पहली चीज कि a और b दोनों इंटीजर होंगे, दूसरी चीज डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, और तीसरी चीज क्या है कि वो दोनों को प्राइम होंगे। अब इसके बाद का स्टेप क्या है, दिस इंप्लाइज दैट, क्योंकि √2 नजर आ रहा है हमें, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। तो जब स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, और ये हो जाएगा a² और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से a² की वैल्यू मिल जाएगी 2b²। सारे बच्चे देखो ध्यान से, a² की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2b²। अभी जो a² की वैल्यू 2b² निकल के आ रही है, इससे क्या समझ में आ रहा है, तो ये मैं साथ साथ में आपको समझाता जाऊंगा। तो a² की वैल्यू जो 2b² आ रही है, यहां से पता लग रहा है कि जो a² है वो 2 का मल्टीपल है, इज अ मल्टीपल ऑफ 2, क्योंकि वो a² 2b² है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है b², मतलब 2 का मल्टीपल है वो। अब 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। भाई जो नंबर 2 के टेबल में आएगा, जो 2 का मल्टीपल है मतलब 2 के टेबल में आएगा, वो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए हमने यहां पर ये लाइन मेंशन करी है, a² इज डिविजिबल बाई 2। ये जो मल्टीपल लिखा हुआ है डिविजिबल वाली बात एक ही है। तो a² अगर 2 का मल्टीपल है तो a² 2 से डिवाइड भी हो जाएगा। और आपने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैंने अभी बताया था आपको कि अगर a² 2 से डिवाइड होगा तो जल्दी से बताओ क्या होगा, a भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, बाई प्रॉपर्टी फर्स्ट।
अगर ए स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा तो ए भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये बिल्कुल रूल आपको ध्यान रखना है। और जब ए 2 से डिवाइड हो जाएगा, जल्दी से बताओ बच्चों, जब ए 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ए 2 के टेबल में आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। अगर ए 2 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब ए इज अ मल्टीपल ऑफ 2 होगा कि नहीं होगा, मल्टीपल ऑफ 2 होगा कि नहीं होगा। और वो अगर 2 का मल्टीपल होगा तो उसको 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर a 2 से डिवाइड होता है तो वो 2 टाइम्स ऑफ c लिखा जा सकता है। a को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू सी लिख सकते हैं। और जब हम a को 2 इंटू सी लिख सकते हैं तो स्क्वायरिंग करने पर क्या होगा, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर कर दें दोनों का तो a स्क्वायर की वैल्यू 4c स्क्वायर हो जाएगी। तो आप बोलेंगे सर हमने a स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि हमारे पास इनिशियली a स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, जिसको कि मैं आपको अभी यहाँ पर रेड कलर से एन सर्कल करके दिखाता हूँ। देखो ये रही, ये a स्क्वायर की वैल्यू 2b स्क्वायर हमारे पास थी पहले से ही, इसीलिए हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग करी। जो a इज इक्वल टू 2c वैल्यू आ रही थी इसका स्क्वायर कर दिया तो a स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 4c स्क्वायर के बराबर हो गया। अब हमारे पास a स्क्वायर की दो वैल्यू है, एक a स्क्वायर की वैल्यू दे रखी थी 2b स्क्वायर जो हमने पहले निकाली, और एक a स्क्वायर की वैल्यू 4c स्क्वायर आ गई। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, a स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है, और a स्क्वायर की वैल्यू को हम इक्वल रख सकते हैं आपस में। तो आप देख पा रहे होंगे कि 2b स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 4c स्क्वायर के बराबर हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2c स्क्वायर बन जाएगी। और जब b स्क्वायर की वैल्यू 2c स्क्वायर के बराबर आ रही है तो यहां से हमें पता लग रहा है कि b स्क्वायर जो है इज अ मल्टीपल ऑफ 2 है ना, मल्टीपल ऑफ 2 है, क्योंकि वो 2 का मल्टीप्लीकेशन करके बराबर है c। तो b स्क्वायर की वैल्यू 2c स्क्वायर के बराबर है, तो 2 का मल्टीपल है वो। और आप सबको पता है कि अगर b स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो b स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। और जब b स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा तो आपको मालूम है थ्योरम कहती है कि b भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, b भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखो फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट थी, अब सारे बच्चे देखना मैं इसको क्लियर कर रहा हूं और फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट को देखेंगे। देखो तो यहां से हमें क्लियर नजर आ रहा है कि अगर a 2 से डिवाइड होता है और b भी 2 से डिवाइड होता है तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर 2 आ गया कि नहीं आ गया, कॉमन फैक्टर 2 आ गया कि नहीं आ गया। और हम इनिशियली क्या मान के चल रहे थे कि जो a और b हैं वो कैसे हैं, को प्राइम हैं। को प्राइम का मतलब क्या है कि उनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 था, तो इसका मतलब हमारी ये वाली एजम्पशन जो है ये गलत हो गई। तो हम बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों जो हमारे नंबर हैं वो 2 से कॉमन डिविजिबल, उनका कॉमन फैक्टर 2 है। इसका मतलब ये हमारी जो स्टेटमेंट है दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन दैट a अपॉन b इज रैशनल। ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव हो जाता है यहाँ पे कि हमने a अपॉन b जो माना था रूट 2 को वो रैशनल है। दैट इज a एंड b डू नॉट हैव एनी अदर फैक्टर देन यूनिटी। सो a अपॉन बी कैसा होगा, रैशनल नहीं होगा। और ये रूट 2 के बराबर था तो रूट 2 कैसा हो गया, रैशनल नहीं होगा। इसका मतलब रूट 2 क्या बन गया, कि इररैशनल नंबर बन गया। तो ये हमारा एल्गोरिदम है एक क्वेश्चन को प्रूव करने का। आप लोग एक बार इसको देख के कॉपी में लिखेंगे, रफ कॉपी में, फिर रूट 3 रूट 5 या 3 रूट 2 जैसे भी नंबर आपके पास आ रहे हैं उनकी इररैशनलिटी को इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखने वाले स्टेप्स हैं, प्रॉपर लैंग्वेज को लिखना है, प्रॉपर स्टेप्स लिखने हैं, तब आपको ये समझ में आएगा। हो सकता है कि कुछ बच्चों के कोर्स में ना हो ये, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। और जो सीबीएसई बोर्ड में बच्चे हैं उनके तो बिल्कुल प्रॉपर एग्जाम में आता है क्वेश्चन। आप लोगों के अगर ये कोर्स में है तो आप लोग इसको प्रॉपरली तैयार कर लो। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमें इररैशनलिटी प्रूव करनी होती है एक रैशनल नंबर की, ठीक है ना। तो इसको आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम ये सीखेंगे कुछ एग्जाम्पल से कि हमारी इररैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनके अलजेब्रा के अंदर, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अंदर कैसी प्रॉपर्टीज निकल के आती हैं और वो हमेशा ध्यान रखनी होती हैं। तो एक नॉर्मल प्रॉपर्टी जो बचपन से आप लोग समझ के आते हैं वो ये है कि जैसे दो रैशनल नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर रैशनल आएगा, दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर रैशनल नंबर आएगा, दो रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो भी आंसर रैशनल नंबर आएगा। ये हमें पता है पहले से ही। ऐसे ही आप नेचुरल नंबर, होल नंबर सब में जानते हैं। लेकिन इररैशनलिटी के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली होल्ड नहीं करती हैं। इस बात को हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। देखिए जो 10th एग्जांपल है वो क्या है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इररैशनल नंबर। छोटा सा एग्जांपल है लेकिन हमें प्रॉपर्टी को समझना है। तो पहला नंबर है रूट 12। तो हम क्या करेंगे, रूट 12 के फैक्टर बनाएंगे, रूट के अंदर हम फैक्टर बनाएंगे और इसके फैक्टर को जब आप सॉल्व करोगे सारे बच्चे कर सकते हो, 2 रूट 3 आंसर आ रहा है।
2√3। तो जिसमें कि 2 कैसा नंबर है, 2 रैशनल है, लेकिन √3 कैसा है, इररैशनल है। तो ये ओवरऑल प्रोडक्ट जो होगा वो इररैशनल होगा। एक रैशनल और इररैशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा इररैशनल नंबर होता है। यहां से ये प्रॉपर्टी क्लियर हो जाती है। लेकिन जो दूसरा एग्जांपल है हमारा, उसमें है 3√2 इंटू √8। दोनों इररैशनल नंबर है, 3√2 और √8 दोनों इररैशनल नंबर है। तो 3√2 और √8 को मल्टीप्लाई करने का मतलब है दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3√2 तो सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन √8 को हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम √8 को सॉल्व कर रहे हैं तो ये बन गया 2√2 और ये बन गया 3√2। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सारे बच्चे जानते हो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो 3 इंटू 2 हो गया 6 और √2 इंटू √2 2 हो गया। तो फाइनल आंसर आ गया 12। आप देख रहे हो ये 12 जो है एक रैशनल नंबर है, जबकि हमने कौन से दो नंबरों को मल्टीप्लाई किया था, इररैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था। इसका मतलब दो इररैशनल नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो इररैशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस बात को एक और बार समझो। देखो सारे बच्चे, जैसे मैंने √2 और √3 को मल्टीप्लाई किया, तो √2 और √3 दोनों इररैशनल हैं और इनका प्रोडक्ट आएगा √6 जो कि इररैशनल है। तो इररैशनल का जो प्रोडक्ट है वो इररैशनल हो रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल में इररैशनल का प्रोडक्ट रैशनल भी हो रहा है। इसका मतलब दो इररैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि इररैशनल होगा, वो रैशनल भी हो सकता है। लेकिन अगर हम एक इररैशनल और एक रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हमेशा इररैशनल आएगा। तो इस एग्जांपल के थ्रू हमने ये प्रॉपर्टी सीखी। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को समझते हैं। तो जो नेक्स्ट एग्जांपल है, हम ये एग्जांपल्स जो कर रहे हैं, इन एग्जांपल्स के थ्रू हमें ना प्रॉपर्टी सीखने को जो प्रॉपर्टीज है वो सीखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये है एग्जांपल 11। इसके अंदर है इंसर्ट अ रैशनल नंबर एंड एन इररैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें समझने वाला वो ये है कि जो दो नंबर हैं जिनके बीच में रैशनल या इररैशनल नंबर निकालने हैं हमें, सबसे पहले हमें इररैशनलिटी के लिए चेक करना पड़ेगा कि उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है परफेक्ट स्क्वायर अगर हो गया तो हमें वहां पर जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो वो एग्जैक्ट नंबर मिल जाता है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट है जो कि हम हायर क्लास में जाके सीखते हैं, वो ये है कि जो रैशनल नंबर होते हैं दो नंबरों के बीच में, उनका फॉर्मूला होता है a प्लस बी अपॉन 2। अगर एक नंबर निकालना है, दिस इज नोन एज सिंगल रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। और अगर हमें दो नंबरों के बीच में इररैशनल नंबर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है √ab। तो ये a प्लस बी अपॉन 2 और √ab क्या चीज है इसको समझो। इसको बोलते हैं हम सिंगल, मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड बी। ए और बी के बीच में सिंगल अरिथमेटिक मीन बोला जाता है ये। और ये जो चीज आप देख रहे हैं √ab, इसको बोलते हैं सिंगल, मतलब एक ही निकलेगा, जियोमेट्रिक, सिंगल जियोमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ये है। तो हमें जो छोटी छोटी बातें ऐसी जो कि हम बचपन में सीख रहे हैं 9th क्लास में, लेकिन वो यूज होंगी 11th क्लास में कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सारी बातें भी आप यहाँ पे समझते चलो। तो ये फॉर्मूला बताया इन्होंने कि अगर ए और बी दो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं और a इंटू बी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, a को और b को मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो हम रैशनल नंबर a और b के बीच में और इररैशनल नंबर a और b के बीच में निकाल सकते हैं। रैशनल नंबर के लिए हमारा परफेक्ट स्क्वायर वाली कंडीशन नहीं है, लेकिन इररैशनल के लिए है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि 3 और 4 दो पॉजिटिव रैशनल नंबर है और 3 इंटू 4 को 12 लिख रहे हैं हम, आता है 12, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहां पर ये बात फिट बैठ जाती है। तो इसका मतलब अगर हमें एक रैशनल नंबर निकालना है दो नंबर्स के बीच में, 3 और 4 के बीच में, तो आपको मालूम है क्या करते थे, 3 + 4 अपॉन 2, जो कि हमारा आंसर 7 अपॉन 2 आ जाता है, जिसको फर्दर 3 होल नंबर 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं। पहला पार्ट तो बिल्कुल क्लियर है क्योंकि पहले से पढ़ के आ रहे हैं उसको। अब आता है सेकंड पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हमें इररैशनल नंबर निकालना है दो नंबर्स के बीच में तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो √3 इंटू 4 होगा, √ab होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे फर्दर, तो इसका आंसर आ गया 2√3। और आप जानते हो 2√3 एक ऐसा नंबर है जो कि इररैशनल है, और अगर इसकी वैल्यू को देखा जाए तो वो 3 और 4 के बीच में ही लाई करेगी। तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो अभी हमने ये सीखा कि दो नंबर्स के बीच में एक सिंगल इररैशनल नंबर कैसे निकाला जाता है। अब जो हमें यहाँ पे एग्जांपल नजर आ रहा है, इसके अंदर हम देख रहे हैं फाइंड टू इररैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। अब हमें दो इररैशनल नंबर निकालने हैं, दो से ज्यादा भी निकाल सकते हैं, वो सीखेंगे। और उसके भी दो मेथड है,
देखो कौन सा इजी लगेगा वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कन्वेक्शनल मेथड को फॉलो करने जा रहे हैं, जिसमें कि 2 और 3 दो रैशनल नंबर दिए हुए थे हमें, 2 और 3 दो नंबर दिए हुए हैं, और हमने 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि आंसर 6 आ रहा है, जो कि आप देख रहे हो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये तो बिल्कुल बात फिट बैठ गई। अब सिंगल इररेशनल नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या था, जल्दी से बताओ, सोच के बताओ जल्दी से। तो सिंगल इररेशनल नंबर का फॉर्मूला था रूट ए बी, दैट इज रूट 2 इंटू 3, तो रूट 6 आ गया। और रूट 6 इररेशनल नंबर होता है, तो 2 और 3 के बीच में एक इररेशनल नंबर मिल गया हमें। देखो इसको मैं लिख के आपको प्रॉपरली समझा देता हूं। देखिए कि अगर हम यहां पर 2 और 3 के बीच में इररेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, जो मेथड 1 कह रहा है हमें, मेथड 1 जो है वो ये कह रहा है कि हमने 2 और 3 के बीच में एक इररेशनल नंबर निकाल लिया जो कि रूट 6 है। ये तो हमें समझ में आ रही है बात, 2 और 3 के बीच में रूट 6 मिल गया। अब देखो आप कि हमारी चॉइस है कि हम 2 और रूट 6 के बीच में निकाल लें नंबर, या फिर रूट 6 और 3 के बीच में निकाल लें। तो 2 और रूट 6 के बीच में फर्दर इररेशनल नंबर कैसे निकलेगा कि आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 2 रूट 6 को, 2 और रूट 6 को मल्टीप्लाई करोगे, जो कि ऐसे ही लिखा जाएगा। इसके बाद आप बताओ मुझे कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप बोलेंगे नहीं है, इसके ऊपर एक स्क्वायर रूट लगा दो। तो यहां से हमें मिल गया 2 और 6 के बीच का जो इररेशनल नंबर है वो हमें मिल गया। सिमिलरली रूट 6 और 3 के बीच का भी इररेशनल नंबर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आप 3 और रूट 6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसके ऊपर रूट लगा देंगे, तो ये हमें एक और इररेशनल नंबर मिल गया। तो कहने का मतलब है कि अगर मुझे इस क्वेश्चन में 3 इररेशनल नंबर निकालने होते तो हमें यहां पे दिखाई दे रहे हैं वो तीनों इररेशनल नंबर हमें यहां पे मिल रहे हैं। अब मेथड 2 क्या है, सारे बच्चे समझना दोबारा से, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड है, मेथड 2 ये है कि पहला हमें क्या करना था, हमें 2 और 3 के बीच में इररेशनल नंबर निकालना था एक, हम एक से ज्यादा भी निकाल सकते हैं। तो हमें करना क्या है, आप 2 का स्क्वायर करिए, क्या हो गया 4, और 3 का स्क्वायर करिए, क्या हो गया 9। आपको पता है कि 2 का जो स्क्वायर है उसको हम अगर रूट लेंगे तो वो एग्जैक्ट निकल आएगा, मतलब 2 और रूट 4 बराबर है, और 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आएगा। अब आपको करना क्या है, आपको 4 और 9 के बीच में जो नंबर्स हैं वो देखने हैं। तो 4 और 9 के बीच में कौन कौन से नेचुरल नंबर हैं, आप बोलेंगे सर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं 4 और 9 के बीच में। मैं 4 और 9 की बात कर रहा हूं। मैं ऐसा करता हूं कि ऐसा करते हैं, इसमें से अभी मैं रूट हटा देता हूं 4 के ऊपर से, 9 के ऊपर से। तो हमने 2 का स्क्वायर किया था, सारे बच्चे देखो, हमने यहां पे 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया। इनके बीच में हमने फिर 4 और 9, ये जो 4 और 9 मिले इनको नहीं काउंट करना है, इनके बीच में जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो लिखने हैं। अब इनका क्या करना है, सबका स्क्वायर रूट कर दो। अब इन सारे नंबरों का स्क्वायर रूट कर दो सबका। तो 4 का स्क्वायर रूट कर दिया, 5 का स्क्वायर रूट कर दिया, 6 का स्क्वायर रूट कर दिया, 7 का स्क्वायर रूट कर दिया, 8 का स्क्वायर रूट कर दिया। तो 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। तो 2 और 3 के बीच में हमें क्या क्या मिल गया, रूट 5 मिल गया, रूट 6 मिल गया, रूट 7 मिल गया, मतलब सॉल्व कर दिया हमने। और रूट 8 जो है वो 2 रूट 2 होता है। तो हम जब सॉल्व करके आए तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि 2 और 3 के बीच में ये जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं ये कैसे हैं, इररेशनल नंबर्स हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो इनमें से कोई भी 2 इररेशनल नंबर हम लिख सकते हैं। तो हमने यहां सीखा कि 2 नंबर्स के बीच में हम 2 या 2 से ज्यादा इररेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप ये सबको समझ में आएगा ये क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया। बेटा बताओ जल्दी से। ओके, अब हम अपने एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इस टॉपिक को अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और एन इररेशनल नंबर्स। हमें पता लगाना है कि रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है। तो नेचुरल सी बात है, सॉल्व करके इसको पता लगाएंगे। तो सॉल्व करने के लिए आप लोग अपना जो एलजेब्रा है उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में लिखा है 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, तो आप यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3 इंटू रूट 2। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है जल्दी से बताओ बच्चों, लिखो, सबको पता है 2 होता है। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6 रूट 2 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 11 प्लस 6 रूट 2। तो यहां पर 11 रैशनल नंबर है और 6 रूट 2 इररेशनल नंबर है, जो कि फर्दर हमारे सॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो यहां पर हमें पता लग रहा है कि जो फाइनल रिजल्ट है वो कैसा रिजल्ट है, ये एक इररेशनल नंबर है। लेकिन आप लोग ये ना समझें कि देखो समझो, मैं दोबारा से बताता हूं, 2 रैशनल नंबर्स का सम रैशनल नंबर होगा 100%।
एक रैशनल और एक इररैशनल नंबर का सम हमेशा इररैशनल होगा, जो कि आपको यहां नजर आ रहा है। लेकिन दो इररैशनल नंबर का सम जरूरी नहीं है कि इररैशनल हो। दो इररैशनल नंबर का सम जरूरी नहीं है कि इररैशनल हो। इसको मैं अलग से लिख के समझा देता हूं, क्योंकि ये एक डिफरेंट पॉइंट है जो कि इस क्वेश्चन में नहीं बोला गया है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रैशनल नंबर है 2 + √2। बोलो रैशनल है कि नहीं, जल्दी से बताओ इसको। तो आप बोलेंगे यस सर रैशनल है, क्योंकि ये रैशनल और इररैशनल का सम है, रैशनल है पक्का। अब मुझे बताओ, मैं एक और नंबर लिख रहा हूं 2 - √2। बताओ 2 - √2 कैसा नंबर है? तो आप बोलेंगे सर 2 - √2 भी इररैशनल है, क्योंकि ये रैशनल इररैशनल का डिफरेंस है। लेकिन अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दूं, ये कैसा नंबर था बोलो जल्दी से? ये इररैशनल था। और ये कैसा नंबर है? ये भी इररैशनल है। और क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? सम कर रहे हैं। इन दोनों का क्या कर रहे हैं? सम। तो हम अगर देखें ध्यान से, तो 2 + √2 + 2 - √2 कर रहे हैं हम। तो आप देखेंगे कि यहां सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, जो कि क्या है? रैशनल है। तो क्या समझ में आया कि दो इररैशनल नंबर्स का सम जो है वो जरूरी नहीं है कि इररैशनल होगा। ये सारी चीजें ही हम यहाँ पे सीख रहे हैं। आप इररैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को सीख रहे हैं, और उसके अंदर अब हम अलजेब्रा लगा रहे हैं। तो अलजेब्रा का मतलब क्या है? सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन की प्रॉपर्टीज को यहाँ पे हम सीख रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। अपना नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट को देखो सारे बच्चे। नेक्स्ट पार्ट है 3 + √3 × 3 - √3। तो यहां पर हमें समझ में आ रहा है कि दो इररैशनल नंबर का प्रोडक्ट कर रहे हैं हम। और आप सब जानते हो एक फॉर्मूला बन रहा है a + b × a - b, दैट इज a² - b²। और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 - 3 एंड दैट इज कम्स आउट टू बी 6 एंड विच इज अ रैशनल नंबर। तो यहां से ये भी क्लियर होता है कि दो रैशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो जरूरी नहीं है कि दो इररैशनल नंबर का प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि इररैशनल होगा। ऐसे एग्जांपल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये एग्जांपल की तरह यूज कर सकते हैं हम। अब इसका थर्ड पार्ट देखो सारे बच्चे। थर्ड पार्ट है 6/√3। इसको सॉल्व करना है। तो यहां पे डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो 6/√3 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 6 को हम 2 × 3। इसको सॉल्व करने का एक मेथड आप सीखोगे आगे चलकर, लेकिन अभी मैं नहीं बता रहा हूं उसको, ठीक है। 2/3 और इसको हमने √3 को एज इट इज लिखा। अब जो ऊपर 3 लिखा हुआ है उसको लिख सकते हैं √3 × √3 डिवाइडेड बाई √3। तो इसको कैंसिल करके आंसर क्या आएगा? 2√3 आएगा। चलो बता देता हूं मैं। एक मेथड होता है जिसको कहते हैं रैशनलाइज करना। तो 6/√3 को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर में जो नंबर है ना उससे रैशनलाइज कर दो इसको, मतलब √3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 6√3 डिवाइडेड बाई 3, और 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो इसका आंसर 2√3 हो जाएगा। तो ये हमारा थोड़ा ईजी पड़ता है मेथड। तो यहां से हमने देखा कि कोई भी नंबर अगर हमें दिया हुआ है रैशनल या इररैशनल फॉर्म में, उसको सिंप्लीफाई करके हम ये बता सकते हैं कि वो रैशनल होगा या इररैशनल होगा। और कुछ प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे देख रहे हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज अभी थोड़े टाइम के बाद आप लोग देखोगे कि उनकी एक समरी बन जाएगी यहाँ पे अभी, और वो हमेशा ध्यान रखनी है फिर आपको। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ प्रोसीड करते हैं, और हर एग्जाम्पल से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। ये है इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स एंड 2 इररैशनल नंबर्स बिटवीन √3 एंड √7। बताओ क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में इररैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, पहले हम रैशनल नंबर्स के बीच में निकाल रहे थे। क्वेश्चन की ग्रेविटी को समझिए, ये इररैशनल नंबर्स हैं। तो इररैशनल नंबर्स के बीच में हम दो इररैशनल नंबर के बीच में रैशनल और इररैशनल नंबर कैसे निकालते हैं वो सीखना है। बड़ा इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप देखो कि सबसे पहला नंबर हमारा क्या था? √3। तो हम क्या करेंगे? √3 का स्क्वायर कर लेंगे। तो √3 का स्क्वायर क्या हो गया? 3 हो गया। और √7 का स्क्वायर क्या हो गया? 7 हो गया। तो हमने सबसे पहले क्या किया? स्क्वायर कर लिया √3 का और √7 का, क्योंकि वो इररैशनल थे तो हमने स्क्वायर करके उनको परफेक्ट कर लिया, 3 और 7। अब हम रैशनल नंबर कैसे इंसर्ट करेंगे? तो हम क्या करेंगे? 3 और 7 के बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं, आपको मालूम है, इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं। 3 और 7 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं। तो आप 3 और 7 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ लो, परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें परफेक्ट स्क्वायर 3 और 7 के बीच में एक तो 4 नजर आता है सीधा सीधा सारे बच्चों को, ठीक है। और एक हम पॉइंट्स में भी ले सकते हैं, जैसे 576 आप जानते हो, 576 24 का स्क्वायर होता है, तो 5.76 लिख लेंगे हम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 और 7 के बीच में 4 और 5.76 दो नंबर लाई कर रहे हैं, दो परफेक्ट स्क्वायर लाई कर रहे हैं। अब इन दोनों परफेक्ट स्क्वायर का रूट ले लो। तो √4 कितना हो गया? 2, और √5.76 क्या होगा? 2.4। तो ये 2 और 2.4 जो दो नंबर निकल के आ रहे हैं, ये दोनों नंबर रैशनल नंबर होंगे, और ये √3 और √7 के बीच में लाई करेंगे, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर थे। तो परफेक्ट स्क्वायर हमेशा रैशनल नंबर होता है। तो यहां पर 2 और 2.4 √3 और 7 के बीच में दो रैशनल नंबर निकल के आ गए,
और हम इससे ज़्यादा रैशनल नंबर भी निकाल सकते हैं। आपको परफेक्ट स्क्वायर्स याद होने चाहिए, ठीक है। अब आती है बात इर्रेशनल नंबर्स की। तो वही बात आ गई कि 3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 था और √7 का स्क्वायर 7 था। अब हम 3 और 7 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नहीं लेंगे, कोई भी दो नंबर ले लो, जैसे 5 और 6। सिंपल सी बात, 5 और 6 जैसे अभी तक हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन। तो 5 और 6 का रूट ले लेंगे, तो √5 और √6 दोनों हमारे इर्रेशनल नंबर निकलाएंगे √3 और √7 के बीच में, जिसको कि हमने पिछले एग्जाम्पल में समझ लिया था। तो 3 और 7 के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो है उनका रूट ले लें तो वो इर्रेशनल नंबर निकलता है, और 3 और 7 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर ले लें और उनका रूट ले लें तो वो रैशनल नंबर निकल आते हैं। तो आई होप ये आपको एग्जांपल समझ में आया होगा, और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि कम मार्क्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं इर्रेशनल नंबर्स के लिए। तो यहां पे लिखा है हमने मोर अबाउट इर्रेशनल नंबर्स फॉर एनी टू पॉजिटिव इर्रेशनल नंबर्स x एंड y। ये फर्स्ट पॉइंट है कि कोई भी दो पॉजिटिव इर्रेशनल नंबर्स है हमारे पास x और y, आप नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं इर्रेशनल, जैसे -√2, यहाँ पॉजिटिव रैशनल नंबर की बात चल रही है। तो हमारे पास √x और √y दो इर्रेशनल नंबर निकल के आएंगे, क्योंकि जो नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं उनका जो रूट लिया जाएगा वो पॉसिबल नहीं होगा, तो वो इर्रेशनल नंबर नहीं बन पाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम नेचुरल नंबर्स को चूज करते हैं या होल नंबर्स को चूज करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स का जो स्क्वायर रूट है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो इर्रेशनल नंबर कहलाए जाते हैं। तो अगर √x और √y दो इर्रेशनल नंबर हैं और √x जो है वो √y से बड़ा है तो x y से बड़ा होगा, सिंपल सा रूल है अगर पॉजिटिव है तो। और अगर √x √y से छोटा है तो ये इंप्लाई करता है कि x y से छोटा होगा, x इज लेस देन y होगा, ठीक है। तो छोटी सी बात है, ध्यान रखना सारे बच्चे, भूलना नहीं। सेकंड पॉइंट में देखो क्या बताया है कि अगर a + b √x एक हमारे पास कंडीशन दी है और वो c + d √x के बराबर है, तो इनको कंपेयर कर सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को इक्वल कर सकते हैं। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि अगर हमारा जो a + b √x है, इसको मैं एक बार पेन से शो करके दिखाऊंगा आपको, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो a है इसके अंदर, ये जो a है ये c के बराबर होगा जो कि आप यहां देख रहे हो, और √x के जो कॉफिशिएंट है, √x का कॉफिशिएंट b है प्लस का, और यहाँ पे d है, b और d अलग बराबर हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना आप, अगर a + b √x = c + d √x है तो हम कंपेयर कर सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को इक्वल कर सकते हैं। जिसका कि एग्जांपल आप यहां देख रहे हो कि 5 - a √3 अगर b - 2 √3 के बराबर है तो 5 को हम किसके बराबर लिखेंगे, b के बराबर लिखेंगे जो आप यहां देख रहे हो, और √3 का जो कॉफिशिएंट है -a, और √3 का कॉफिशिएंट -2 है, तो -a = -2 होगा, तो a की वैल्यू क्या निकलेगी, 2 निकलेगी। तो छोटा सा वो है, एक रूल है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है ना, इसको भूलना नहीं सारे बच्चे। अब आता है कि अगर हम इसको दोनों रूट ले लें, जैसे कि x √5 - 3 √2 बराबर है 4 √5 + y √2 के, तो आप समझ सकते हो क्या करना है कि √5 का कॉफिशिएंट इक्वेट कर लो दोनों तरफ, तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी, और √2 के कॉफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो y की वैल्यू -3 आ जाएगी, एंड सो ऑन। ये बात समझ में आती है। अब आता है थर्ड पॉइंट, द नेगेटिव ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल। मतलब इर्रेशनल नंबर के आगे माइनस लगा देंगे तो वो इर्रेशनल ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। जैसे √2 इर्रेशनल है तो -√2 भी इर्रेशनल होगा। फोर्थ पॉइंट है, द सम ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल। इस बात को मैं बता चुका हूं आपको कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर का सम हमेशा इर्रेशनल होता है। जैसे 2 + √3 इर्रेशनल है, 2 रैशनल है और √3 इर्रेशनल है, तो दोनों का सम इर्रेशनल माना जाएगा। तो फिफ्थ पॉइंट, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, ये भी मैंने बता दी आपको प्रॉपर्टी कि जैसे 2 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो आंसर 2 √3 आएगा जो कि इर्रेशनल है। एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट इर्रेशनल होता है, प्रोवाइडेड जीरो नहीं होना चाहिए। पता लगा जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया √2 को तो जीरो ही आंसर आ रहा, बोलेंगे आपने बात गलत कह दी, तो ये यहां पर बोला है नॉन जीरो, तो वो नंबर नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज आप लोग हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि ये कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो कि जनरली हम लोग ध्यान नहीं देते, और इस कारण से हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर सॉल्व करने में दिक्कत आती है। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज मैं बता चुका हूं आप लोगों को, फिर भी एक बार समझ लो। पहला पॉइंट नोट करने वाला, द सम ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर मे और मे नॉट भी इर्रेशनल। ये वाली बात मैंने समझा दी आपको, सबको याद होगी, है ना। इसको मुझे एलॉबरेट करने की जरूरत नहीं है कि 2 इर्रेशनल नंबर का सम जरूरी नहीं है कि इर्रेशनल होगा, रैशनल भी हो सकता है।
दूसरा पॉइंट है द डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर मे और मे नॉट बी इरेशनल। ये भी बात समझ में आ रही है कि डिफरेंस अगर करेंगे तब भी कोई जरूरी नहीं है दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर मे और मे नॉट बी इरेशनल। ये तीनों पॉइंट एक जैसे हैं कि अगर हम दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आंसर रैशनल आएगा या इरेशनल आएगा। इसका मतलब दो इरेशनल नंबर का सम डिफरेंस प्रोडक्ट का रिजल्ट रैशनल भी हो सकता है और इररैशनल भी हो सकता है। ये है इस यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन, उसके अंदर जो समरी हमें नजर आ रही है। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू और अपने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करते हैं। एग्जांपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ग्रेटर। इररैशनल नंबर्स में ग्रेटर नंबर कैसे पता लगाएंगे? तो यहां पे लिखा हुआ है 3√2 और 2√3। इसके बारे में पता करना है कि कौन सा बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट यूज हो रहा है, तो जो 3 बाहर है उसका स्क्वायर करके हम रूट के अंदर ले जा सकते हैं। जैसे कि आप सोचें कि 3 बाहर क्यों आया, क्योंकि अंदर रूट में 2 3 थे, तो इसका मतलब इसको हम अंदर ले जाएंगे रूट के, और ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 2 एंड दैट इज √18। मतलब हम इसको उल्टा सॉल्व कर रहे हैं अब। और 2√3 में आप समझ सकते हैं कि 2 बाहर क्यों आया, क्योंकि 2 2 थे अंदर, तो हम ये 2 का स्क्वायर इंटू 3 करके रूट के अंदर ले जाएंगे, दैट इज √12। और आप इजीली देख सकते हो कि √18 और √12 में √18 बड़ा है, इसका मतलब 3√2 बड़ा नंबर होगा। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में क्यूब रूट है, देखो 6 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 और 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4। तो 6 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 का मतलब क्या है? 6 बाहर क्यों आया? क्योंकि 6 3 बार रूट उस क्यूब रूट के अंदर था, तो हम क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 6 का क्यूब इंटू 3 एंड दैट इज क्यूब रूट ऑफ 648। और 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 क्यों लिखा हुआ है? 5 बाहर क्यों है? क्योंकि 5 उस क्यूब रूट के अंदर 3 बार था, तो इसको लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 5 का क्यूब इंटू 4 एंड दैट इज क्यूब रूट ऑफ 500। तो इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 648 और क्यूब रूट ऑफ 500 में क्यूब रूट ऑफ 648 बड़ा होगा, इसी कारण से 6 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 यहां पर बड़ा माना जाएगा। तो इन एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ रहे हैं कि किस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम अगला एग्जांपल समझते हैं, क्योंकि आपने अभी देखा इस एग्जांपल में कि भैया स्क्वायर रूट और क्यूब रूट लिए थे। अब चलो चेंज करते हैं। अब हमें पता लगाना है कि क्यूब रूट ऑफ 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 में बड़ा कौन सा है। तो इसका एक तरीका है, सारे बच्चे ध्यान से समझना, मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको अलग से, सॉल्यूशन यहाँ दिया भी हुआ है लेकिन फिर भी समझते हैं। तो आप देखिए, क्यूब रूट ऑफ 4 का मतलब है 4 टू द पावर 1/3, है ना, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। इसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2। अब दोनों की पावर्स को देखो, अगर हम दोनों की पावर्स को देखें तो हम यहां पर कंपेयर कर, अभी देख रहे हैं इंडेक्स को, इंडेक्स मतलब पावर, तो 1/3 और 1/2 है, तो 1/3 और 1/2 का अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। तो हमें एलसीएम पे ध्यान देना है, मतलब जो हमारी 4 की पावर और 3 की पावर है, उनके डिनोमिनेटर में 6 आ जाना चाहिए। तो आप देखो दोबारा से हम इसको लेंगे, यहाँ पे 4 की पावर 1/3 के डिनोमिनेटर में 6 लाने के लिए 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2/6 लिख सकते हैं। भाई हमें डिनोमिनेटर में 3 जो है उसको 6 बनाना है, तो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन गया 4 की पावर 2/6, जिसको कि लिख सकते हैं 4 की पावर 2 और इसके बाहर 1/6। मतलब मुझे दोनों के इंडेक्स को सेम करना है, ये काम करना है। और दोनों का इंडेक्स सेम कब होगा, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। उस 1/6 को बाहर ले जाएंगे, तो 2 अंदर आ गया, तो ये क्या बन गया, 16 टू द पावर 1/6, जो कि क्या था, क्यूब रूट ऑफ 4 था। अब इसी तरीके से हम 3 की पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट 3 को लेंगे, तो 3 की पावर 1/2 में डिनोमिनेटर में 2 है, अब मुझे डिनोमिनेटर में क्या लाना है, 6 लाना है, तो 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो हो जाएगा 3/6। बोलो बच्चों जल्दी से, समझ में आ रही बात? हमने क्या किया, 2 को डिनोमिनेटर को 6 बनाया, क्योंकि दोनों का एलसीएम 6 आ रहा था, हमें पावर सेम करनी है, पावर इंडेक्स को सेम करना है। तो यहां पर अब 3 का क्यूब और 1/6 बाहर लिख देंगे, 3 का क्यूब 3 को अंदर ले लेंगे, 1/6 को बाहर कर देंगे, तो ये बन गया 27 की पावर 1/6। अब सारे बच्चे समझो ध्यान से, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको येलो कलर से एनसर्कल करूंगा, 16 की पावर 1/6 और 27 की पावर 1/6 में बड़ा कौन सा है? तो हमें साफ नजर आ रहा है कि 27 की पावर 1/6 जो है वो बड़ा है 16 की पावर 1/6 से। और 27 की पावर 1/6 क्या चीज थी? तो आप बोलेंगे सर स्क्वायर रूट था, और 16 की पावर 1/6 क्या चीज थी? दैट इज क्यूब रूट ऑफ 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ 4। तो इस तरीके से हमने ये समझा कि ये जो क्वेश्चन है, इसमें अगर डिफरेंट रूट्स हैं, अलग अलग जो पावर अलग अलग है, उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहां पर मैंने एक सेकंड एग्जांपल दे रखा है, इसको आप लोग खुद करके देखेंगे और इससे टेस्ट करेंगे कि आप लोगों को ये बात समझ में आई कि नहीं आई।
चलो बच्चों, अब देखो, अभी हमने जो जितना पढ़ा उसको समराइज कर लेते हैं। कि आपने देखा कि अगर हमारे पास एक नंबर 5 है और एक नंबर 6 है, तो 5 का जो स्क्वायर है वो 25 होता है, और उसका रूट लेंगे तो 5 के बराबर ही होगा। मतलब 5 का स्क्वायर ले लिया हमने और रूट कर दिया, 6 का स्क्वायर करके रूट कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि रूट 25 और रूट 36 जो दो नंबर हैं, उनके बीच में रूट 26, रूट 27, रूट 28, रूट 29, रूट 30, रूट 31, रूट 32, रूट 33, रूट 34 और रूट 35 आता है। इसका मतलब 5 और 6 के बीच में इतने सारे हमारे रैशनल नंबर इररेशनल नंबर लाई करते हैं। इस तरीके से हम इररेशनल नंबर निकाल सकते हैं दो नंबर्स के बीच में। अब अगर यहां देखें हम कि 3√2 लिखा हुआ है, अब 3√2 को अगर हम सॉल्व कर रहे थे तो क्या आ रहा था, रूट 18 आ रहा था, और 2√3 को सॉल्व करके क्या आ रहा था, रूट 12 आ रहा था। तो रूट 18 और रूट 12 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं, रूट 17, रूट 15, रूट 14, रूट 13, ये सारे इररेशनल नंबर हैं दो इररेशनल नंबर के बीच में। तो दो इररेशनल नंबर के बीच में कैसे इररेशनल नंबर निकालते हैं, और दो रैशनल नंबर के बीच में कैसे इररेशनल नंबर निकालते हैं, वो देखा आपने यहाँ पे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना सारे बच्चे, ठीक है। अब हमारी आज की क्लास का लास्ट पॉइंट समझने वाले हैं, और इसी के लिए सारी मेहनत कर रहे थे हम लोग। टॉपिक है रियल नंबर्स, दैट इज कैपिटल आर। रियल नंबर क्या होते हैं, तो हम बोलते हैं कि रियल नंबर वो नंबर्स हैं जिसमें कि रैशनल और इररेशनल नंबर दोनों आते हैं। और आप इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि जो रैशनल और इररेशनल नंबर हैं वो दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो इसलिए दोनों का यूनियन किया हुआ है। देखो यहाँ पे रैशनल नंबर होते हैं क्यू, और इररेशनल नंबर है क्यू डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू, जो कि किसके बराबर होगा, रियल नंबर के बराबर होगा। द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज कॉल्ड द सेट ऑफ रियल नंबर्स। A real number is a set which contains rational as well as irrational numbers. तो rational numbers Q जो हैं वो क्या चीज है, सेट ऑफ ऑल टर्मिनेटिंग और recurring decimals। आपको याद होगा कि जो rational नंबर है वो या तो टर्मिनेट हो जाते हैं या फिर रीअकर करते हैं, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग होते हैं। और इररेशनल नंबर जो है Q डैश, वो क्या है, सेट ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल्स। तो ये सारे टॉपिक का हमारा रिवीजन है। आप पूरी क्लास को ध्यान से समझो, पूरा दोबारा से पढ़िए और इसके क्वेश्चंस करिए। मैंने आपको क्या किया, कंसेप्ट समझाया एग्जाम्पल के साथ। अब आप अपने क्वेश्चंस करिए, जो भी प्रॉब्लम फेस होती है कमेंट सेक्शन में लिखिए, वो क्वेश्चन आप हमें भेजिए, हम उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। जिन बच्चों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर रखा वो ऐप जरूर डाउनलोड करो, ताकि हम लाइव क्लासेस में आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ठीक है। तो बच्चों, आई होप आप लोगों को आज के सेशन में मजा आया होगा, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको दोबारा से रिवाइज करने की ज़रूरत है। और सारे बच्चे जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही हैं, वो आप हमें लिख के भेजिए, तो ताकि हम उनको अपने टॉपिक्स में इन्वॉल्व कर सकें। और जिन बच्चों ने जो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लें, ताकि हमारा जो सीक्वेंस है टॉपिक्स का वो आपको समझ में आए। और ये टॉप चैप्टर इतना मतलब कंफ्यूजिंग तो है, नो डाउट कंफ्यूज होते हैं इसमें बच्चे, लेकिन हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो वो समझ में आएगी बात, ठीक है। जो हमारा एप्लीकेशन है क्विक टू लर्न का, उसको जरूर डाउनलोड करिए, ताकि आपको सारा कंटेंट जो है वो सीक्वेंस में और फ्री में मिले। और उसके अंदर आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो स्टडी मटेरियल जो है, हमारा जो स्टडी मटेरियल है उसके अंदर आपको PDF के अंदर अपनी सारी बुक्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। और जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं वो सीक्वेंस के अंदर सारे वहाँ पे स्टोर्ड हैं। उसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, और अभी मैम इंग्लिश और हिंदी की भी क्लासेस स्टार्ट करने वाली हैं, जो कि आपको संडे टू संडे वहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, स्टे कीप स्माइलिंग एंड स्टे हेल्दी, थैंक यू।